नमस्कार। तो देखिए, आपको पता है कि एचपी टेट का पेपर जो है वो बहुत नज़दीक है। तो एचपी टेट के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस डिटेल से डिस्कस की जाएंगे ताकि एचपी टेट के साथ साथ बाकी एग्जाम्स में भी जो है वो आपको हेल्प मिल सके, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। क्योंकि क्वेश्चन डिटेल से जब डिस्कस करेंगे तो हाइयर और लोअर लेवल के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे और हर एक एग्जाम में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 133 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं करंटली हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलते हैं कि प्रेजेंट टाइम में ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसमें कितने पार्ट जो है वो है। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 25 पार्ट जो है वो है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट है और शेड्यूल की बात की जाए तो 12 शेड्यूल जो है वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल का भी ध्यान रखना है, पार्ट का भी ध्यान रखना है। एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि एग्जाम में जो है वो इंपॉर्टेंट शेड्यूल से पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट पार्ट से पूछ लेता है। यहाँ पर हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो 25 पार्ट्स हमारे पास हैं उनमें से इंपॉर्टेंट 1 पार्ट जो है वो कौन कौन से हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो डील करता है फंडामेंटल राइट से, तो फंडामेंटल राइट से जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 3 जो है वो डील करता है। अगर पूछ ले जाए फंडामेंटल राइट्स के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कौन सा पार्ट डील करता है, तो जो पार्ट नंबर 4 है वो उससे डील करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जाए तो पार्ट 4A जो है वो डील करता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो ये बात करता है कि आपके पास यूपीएससी होगा और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट में जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये बात जो है वो पार्ट कौन सा करता है, ये पार्ट नंबर 14 जो है वो करता है। आपने ध्यान रखना है, इस तरह से 14 जो है वो लिखा जाता है और ये पार्ट डील करता है। अगर पूछ लिया जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट इलेक्शन से डील करता है तो पार्ट नंबर 15 इस तरह से जो है वो 15 लिखा जाता है। ऑप्शन में 15 इस तरह से लिखकर नहीं दिया जाता, ऑप्शन में इस तरह से लिखकर दिया जाता है जो रोमन नंबर हैं उनके हिसाब से। ये हो गया जी। अगला क्वेश्चन देखिए हम 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू राज्यसभा। तो बोलते हैं कि राज्यसभा में जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। तो राज्यसभा में अगर हम बात करें कि कितने मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो राज्यसभा के केस में जो है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 12। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 12 मेंबर जो है वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। एक और क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बन जाता है कि राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। अगर राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पर जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 ईयर जो है वो होता है, 6 ईयर जो है वो उनका कार्यकाल होता है। और आपने ये भी साथ में बात ध्यान रखनी है कि ये जो सदस्य चुने जाते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा वो किस तरह से चुने जाते हैं। तो कोई भी जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो जिनका कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, सोशल सर्विस हो गया, उस फील्ड में प्रेसिडेंट किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि कुछ टाइम पहले जो था वो जो चीफ जस्टिस रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं रंजन गोगोई, उनको भी जो है राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 135 नंबर क्वेश्चन है। बोलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन है, बोलते हैं द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये तो हमने पीजीटी में भी डिस्कस किया था कि लैंग्वेज के बेस पर पहला स्टेट पहला स्टेट ऐसा कौन था जो बना था और कब बना था वो भी हमने जाना था। टेस्ट सीरीज में भी ये डिस्कस हुआ है पीजीटी की। तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश स्टेट है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आंध्र प्रदेश स्टेट है जो लैंग्वेज की बेसिस पर जो है वो फर्स्ट स्टेट बना है। आंध्र प्रदेश ना 1953 में जो था वो लैंग्वेज की बेस पर जो था वो फर्स्ट स्टेट बना था। 1 अक्टूबर थी 1953 थी जब ये बनाया गया था। अच्छा, फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने पंचायती राज को जो था वो इम्प्लीमेंट किया था। फर्स्ट स्टेट जिसने पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया था वो था राजस्थान। राजस्थान का भी आपने ध्यान रखना है। कौन से ईयर की बात रही है, ये बात रही है 1959 की। 1959 की ये बात रही है। और डे कौन था एग्जैक्टली, 2 अक्टूबर था। डिस्ट्रिक्ट कौन था राजस्थान का, नागपुर डिस्ट्रिक्ट जो था ये था। ये सारे क्वेश्चन इस तरह से डेप्थ में जो है वो पूछे गए हैं और डेप्थ में याद रखने भी हैं, चाहे वो आप पीजीटी की तैयारी ही क्यों ना करें। क्वेश्चन नंबर 136 देखें। बोलते हैं हु इज एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है इंडिया के। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करें, इनके बारे में हम एक दिन भी पढ़ रहे थे कि ये राजीव कुमार इनका नाम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये कौन से नंबर के जो है वो है, तो ये 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ये भी आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि
कौन इनको जो है वो अपॉइंट करता है? तो इनको जो है वो कौन अपॉइंट करता है? इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनको अपॉइंट करते हैं। कितना कार्यकाल इनका होता है या फिर कितने कार्यकाल के लिए, कितने समय के लिए ये चुने जाते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए और इनके साथ इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। इनका कार्यकाल 6 ईयर होता है या फिर 6 ईयर के अलावा 65 ईयर्स होता है। जो भी पहले इनमें से हो जाएगा, चाहे वो 65 ईयर्स के पहले हो जाते हैं तो कार्यकाल पूरा मान लिया जाएगा। अगर 65 ईयर्स के नहीं भी होते, 6 ईयर पूरे हो जाते हैं, तब भी कार्यकाल को जो है वो पूरा मान लिया जाता है। और इसी तरह से आपने ध्यान रखना है कि हम पार्ट्स की जब बात कर रहे थे ना, तो कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है जो इलेक्शन के बारे में जो है वो बात करता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इलेक्शन के साथ डील करता है? वो है पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 15 को इस तरह से लिखा जाता है, ये डील करता है इलेक्शंस के साथ। और आर्टिकल है 324 आर्टिकल एग्जैक्टली आपने ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नहीं आते उनको नोट करना स्टार्ट करें। अगला क्वेश्चन है 137। बोलते हैं प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की? ये तो बहुत बार टेट के एग्जाम में पूछा गया है कि सीईओ जो है वो कौन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। तो सीईओ की अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कौन से हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से सत्या नडेला जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में भी जो है वो सत्या नडेला ही जो है वो चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ये ध्यान रखें। और कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल की ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, जिनके सीईओ जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक तो ट्विटर हो गया। ट्विटर के आपने ध्यान रखना है कि ट्विटर के जो सीईओ हैं वो हैं जिनका नाम है लिंडा याकारिनो, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। और साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि ट्विटर के अलावा ट्विटर का जो नया लोगो बना है वो क्या है? पहले तो एक पंछी होता था, अब एक्स करके जो है वो इस तरह से इसका एक लोगो जो है वो बना है। सीईओ टेस्ला कंपनी के आपने ध्यान रखने हैं। तो एलन मस्क जो है वो सीईओ हैं टेस्ला कंपनी के, ये भी पूछा जा सकता है। एप्पल के भी सीईओ जो है वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रेजेंट टाइम में टिम कुक का नाम आपने ध्यान रखना है। टिम कुक जो है वो सीईओ हैं, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। और सीईओ जो गूगल के हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनका नाम है सुंदर पिचाई। तो सुंदर पिचाई का नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया, इंडियन ओरिजिन के हैं। ये सारे नाम आपके पहले से फैमिलियर होंगे क्योंकि आपने पहली बहुत बार पढ़े भी होंगे। और यूट्यूब जहाँ पर आप वीडियो देखते हैं, जहाँ पर आप बहुत सारे एंटरटेनिंग के काम करते हैं, वो उसके जो सीईओ है वो कौन है? वो है नील मोहन का नाम भी ध्यान रखना है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन? तो बोलते हैं कि फाइनेंस कमीशन को लेकर जो है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है वो बात की गई है? तो फाइनेंस कमीशन को लेकर अगर हम बात करें कि कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, ये आर्टिकल नंबर 280 में जो है वो बात की गई है। आर्टिकल नंबर 280 जो है उसमें बात की गई है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, आर्टिकल नंबर 280 में जो है ये बात की गई है। परंतु यहाँ से क्या कोई और क्वेश्चन भी बन सकता है? अच्छा, यहाँ से भी एक और क्वेश्चन सेम ही बन सकता है कि कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, कौन सा पार्ट है जो इसकी बात करता है फाइनेंस कमीशन की बात। फाइनेंस कमीशन के बारे में आपने ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पार्ट नंबर 12 जो है वो इसके साथ बात करता है। रोमन नंबर में इसको इस तरह से लिखा जाएगा। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन करना मनी को स्टेट और सेंटर के बीच में, किस तरह से कि स्टेट को कितनी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको पैसे देना, वो सारा हम जानते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए 139 नंबर क्वेश्चन है। बोलते हैं यहाँ पर विच हाई कोर्ट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था और बहुत सारे बच्चों का उस टाइम गलत भी हुआ था। कौन सा हाई कोर्ट ऐसा है जिसमें जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस है? देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस की बात की जा रही है तो ऑप्शन बी इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो ऐसा है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस जो हैं वो हैं। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस हैं तो कितने हैं? 160। हाईएस्ट नंबर ऑफ 160 जजेस जो हैं वो यहाँ पर हैं। अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम जजेस कहाँ पर हैं, तो सिक्किम का जो हाई कोर्ट है ना, वहाँ पर सबसे कम नंबर ऑफ जजेस हैं। कितने हैं? 3 जजेस जो हैं वो वहाँ पर हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, हाई कोर्ट और उनके जजेस कितनी स्ट्रेंथ वहाँ पर है परमानेंट जजेस की, खास तौर पर ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में कितने जजेस हैं, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में भी हाई कोर्ट का क्लरिकल का पेपर है, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 13 जजेस जो हैं वो यहाँ पर परमानेंट जजेस हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट दिल्ली का जो हाई कोर्ट है ना, दिल्ली हाई कोर्ट में कितने जजेस जो है वो हैं?
दिल्ली हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो है वो 46 जजेस जो हैं वो आते हैं। ऑप्शन में तो कोलकाता हाई कोर्ट भी दिया गया है, तो कोलकाता हाई कोर्ट में 54 नंबर ऑफ जजेस जो है वो आते हैं। दिल्ली हो गया। गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो 22 जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में जजेस हैं। सारा का सारा डाटा जो है वो विकीपीडिया का ही है, तो ऑब्वियसली हमने अप्रॉक्सीमेटली पढ़ लिया जो हाईएस्ट और लोएस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल का केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट कौन है, आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच प्लेनेट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट। तो लाल ग्रह जो है वो किसको कहा जाता है? अगर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की तो मार्स जो है, मार्स को ऑप्शन सी जो है वो लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं ब्लू प्लेनेट किसको कहा जाता है, तो हमारा अर्थ जो है ना, अर्थ को जो है वो ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। नीला ग्रह जो है वो को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं इसी तरह प्लैनेट्स के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सबसे बिगेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है, तो जुपिटर जो है वो सबसे बिगेस्ट प्लैनेट जो है वो है। अगर हम बात करते हैं कि बिगेस्ट के अलावा जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वीनस जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, डेंसेस्ट प्लैनेट, तो वो पृथ्वी, हमारा अर्थ जो है वो डेंसेस्ट प्लैनेट है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, तो वीनस को ही जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि नियरेस्ट प्लैनेट जो अर्थ के सबसे नियरेस्ट है, तो वो वीनस ही जो है वो नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है, फारदेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है, ऑब्वियस सी बात है कि जो सबसे लास्ट में प्लैनेट आता है वो नेपच्यून ही जो है वो आता है, तो वही जो है वो यहाँ पर भी आएगा। और अगर हम यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में कि कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वो नेपच्यून जो है वो फिर से आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, बोलते हैं अमंग द फॉलोइंग द हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन। तो एलाइड सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, एलाइड सर्विसेज का भी ये क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हाईएस्ट जो किसी की लवणता है, किसी भी सी कह लीजिए, लेक कह लीजिए, तो वो किसकी है। अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट सैलिनिटी की तो वो है वेन लेक की। वेन लेक ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वेन लेक जो है वो टर्की में स्थित है। ऑप्शन ये भी ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया जाए वेन लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वेन लेक टर्की में स्थित है। हो सकता है एग्जामिनर अगली बार इस क्वेश्चन को ना पूछे और पूछ ले कि टर्की की कैपिटल पूछ ले, टर्की की करेंसी पूछ ले। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट बन गए हमारे पास, टर्की की कैपिटल और टर्की की करेंसी। तो टर्की जो कंट्री है, अंकारा जो है वो यहाँ की क्या है, कैपिटल है। अंकारा यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी की बात करते हैं तो टर्किन लीरा जो है वो यहाँ की करेंसी है। टर्किश लीरा आपने ध्यान रखना है, यहाँ की करेंसी है। करेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जब ये इस तरह की करेंसी जाती है, जैसे कि लीरा हो गया, क्योंकि डॉलर, यूरो ये तो बड़ी कॉमन सी करेंसी है। लीरा करेंसी हो गया, ये करेंसी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। और क्या टर्की किसी सी के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, तो आपने ध्यान रखना है कि टर्की जो है वो सी के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। और कौन से समुद्र के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, तो ये देखो ब्लैक सी के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है और मेडिटेरियन सी के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास 142 क्वेश्चन कौन सा है। 142 क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज करेंसी ऑफ यूएई। तो बोलते हैं कि यूएई की करेंसी क्या है। यूएई की करेंसी, यूएई की कैपिटल, और यहाँ से अगर कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं यूएई की करेंसी क्या है, देखो यूएई की जो करेंसी है ना वो है यहाँ पर धीरम। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। धीरम जो है वो यहाँ की करेंसी है। और यूएई की कैपिटल है आबू धाबी। आबू धाबी आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो है वो क्या है, कैपिटल है। हमारे पास देखो और भी दिया गया है, जैसे कि रियाल हमारे पास दिया गया है। रियाल कहाँ की करेंसी है, दिनार कहाँ की करेंसी है, टका कहाँ की करेंसी है। टका की बात करें तो ये बांग्लादेश की करेंसी जो है वो आ जाती है। अगर हम बात करते हैं दिनार की, कि दिनार जो है वो कहाँ की करेंसी है, देखो दिनार करेंसी है, दिनार कुवैत की जो है वो करेंसी है। इंपॉर्टेंट जो मोस्टली जो जहाँ पर होती है ये तो कुवैत आपने ध्यान रखना है, वैसे तो और भी कंट्रीज में ये इस्तेमाल की जाती है। और रियाल जो है वो किसकी करेंसी है, तो रियाल ईरान की जो है वो करेंसी है, ये भी ध्यान रखें। तो टका, दिनार, रियाल और धीरम ये आपने सारे ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें जी, हिमाचल जीके का ये क्वेश्चन है। बोलते हैं कालेश्वर मेला किस जिले में मनाया जाता है। कालेश्वर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कालेश्वर मेला जो है वो कांगड़ा जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ पर कालेश्वर मंदिर भी जो है वो स्थित है, ये भी नोट करें। कालेश्वर मेला तो कांगड़ा में लगता है। कांगड़ा में कौन कौन से मेले लगते हैं, कांगड़ा में ब्रजेश्वरी माता का मेला जो है वो लगता है। कांगड़ा में जो है वो चामुंडा माता का मंदिर है, तो चामुंडा माता का मेला वहाँ पर लगता है। ज्वालाजी माता का मंदिर वहाँ पर स्थित है, तो वो ज्वालाजी मेला भी वहाँ पर लगता है।
ये तो बड़े ही कॉमन से फेयर फेस्टिवल हैं जो कांगड़ा जिले में जो है वो लगते हैं, परंतु इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो जो जिनको याद रखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। कांगड़ा में जो है पंचभिषम मेला भी जो है वो लगता है, तो पंचभिषम मेला भी आपने ध्यान रखना है कांगड़ा का। अब हम हिमाचल की बात करते हैं, तो हिमाचल में अगर हम कांगड़ा के अलावा बात करें तो अभी जो है वो अभी कौन सा मेला लगेगा, अभी सिरमौर में मेला लगेगा। और सिरमौर में कौन सा मेला लगेगा, सिरमौर में रेणुका माता का जो है वो मेला लगेगा। क्वेश्चन पूछने वाला पहला तो यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि रेणुका माता का मेला जो है वो सिरमौर में कब लगता है। देखो रेणुका माता का मेला जो है सिरमौर में नवंबर महीने में लगता है और दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो लगता है। तो अभी दिवाली हुई है 12 को, तो 12 के 10 दिन बाद जो है ये मेला लग जाएगा। इंटरनेशनल लेवल का जो है ये मेला है तब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ही जो है वो कुल्लू का मेला, कुल्लू का दशहरा भी जो है वो हुआ है, तो कुल्लू का दशहरा जो है ये भी इंटरनेशनल लेवल का है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और आजकल तो लवी जो मेला है ना वो भी दिवाली के साथ ही जो है वो स्टार्ट होता है, ये भी इंटरनेशनल लेवल का मेला है। और स्पेसिफिक रूप से ट्रेड के लिए जो है ये जाना जाता है। ट्रेड जो है वो यहाँ पर होता था पुराने टाइम में। अभी भी जो चाहमूर्ति घोड़े हैं ना वो उनका ट्रेड यहाँ पर किया जाता है, उनकी अलग अलग ब्रीड, वो ब्रीड जो है वो वहाँ पर लाई जाती है, जो काफ़ी स्पेशल जो है वो मानी जाती है और काफ़ी पावरफुल मानी जाती है, जो यहाँ पर आती है। तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो लवी मेला पूछा जाता है कि कितने साल पुराना मेला है ये लगभग, तो लवी मेला लगभग 300 साल जो है वो पुराना है, इंटरनेशनल लेवल का मेला है। मिंजर मेले के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब स्टार्ट होता है, तो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है ये मेला स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना है। चंबा का है मिंजर मेला। और कुल्लू का दशहरा ये भी इंटरनेशनल लेवल का मेला है। कौन से ईयर में स्टार्ट करवाया गया था, 1653 में जो था ये स्टार्ट करवाया गया था। राजा उस टाइम यहाँ के जगत सिंह हुआ करते थे, दामोदर दास थे जिन्होंने मूर्ति जो था वो लेकर आए थे अयोध्या से, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं व्हेन डिड द डेवेस्टेटेड अर्थक्वेक अकर इन कांगड़ा। तो ये तो हमने मिशन एलाइड में क्वेश्चन डिस्कस किया है, हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। गिरिराज पत्रिका में भी जो है ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगर हम बात करते हैं कांगड़ा के भूकंप की, तो कांगड़ा का भूकंप जो था वो 4 अप्रैल 1905 को आया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया। चलो ठीक है, 4 अप्रैल 1905 को यहाँ पर एक भारी विनाशकारी भूकंप जो था वो आया था, जिसने काफ़ी तबाही जो था वो हमने जाना था कि मचाई थी यहाँ पर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ब्रजेश्वरी माता का मंदिर जो यहाँ पर है ना, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि बाबा भैरव की मूर्ति है। जब भी कोई बड़ी विपत्ति कांगड़ा के ऊपर आनी होती है या जब भी कोई बड़ी विपत्ति आनी होती है, तो इस मूर्ति की आंखों से जो है वो पसीना आना शुरू हो जाता है, इस मूर्ति को पसीना आना जो है वो शुरू हो जाता है। और अभी यही सिनेरियो जो है वो हुआ है। न्यूज़पेपर की कटिंग तो मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर की ही थी इसकी, परंतु ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछ सकते हैं कि बाबा भैरव की इस तरह की मूर्ति जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के ब्रजेश्वरी मंदिर में जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर धामी फायरिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस। तो धामी गोलीकांड जो था वो कब हुआ था, बड़ा ही इजी, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ये जो धामी गोलीकांड था ये 1939 में जो था वो हुआ था। इस तरह के और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना 1937 में की गई थी। इस प्रेम प्रचारिणी सभा को प्रजामंडल में बदल दिया गया था 1939 को। और 1939 को जब लोग अपनी मांगों को लेकर वहाँ के राणा के पास जा रहे थे तो वहाँ पर फायरिंग की गई, जिसमें कुछ लोग जो था वो मारे गए, इनोसेंट लोग थे। तो उसी को लेकर जो था वो सारा विद्रोह जो था वो बाद में हुआ था, उसी को नाम दिया गया धामी गोलीकांड। ये यहाँ से आपने ध्यान रखना है। धामी गोलीकांड में जो मुख्य रूप से लीड कर रहे थे वो श्री सीताराम जो था वो लीड कर रहे थे। वहाँ के राणा जो हुआ करते थे वो दिलीप सिंह जो था वो हुआ करते थे, जिनसे जो था वो मांगें की जा रही थी वो वहाँ के राणा थे। बाद में चलकर ना यहाँ पर जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी इसका जिक्र किया था, और पंडित नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा भी जो था वो यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी को कहा गया था कि इसको इंक्वायरी की जाए कि किस तरह से पूरी बात हुई और रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाए, वो भी ध्यान रखना है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि नेहरू जी ने जो कमेटी बनाई थी वो किसको यहाँ पर भेजा था, तो वो भेजा था शांति स्वरूप धवन को। ये आप ध्यान रखें, शांति स्वरूप धवन। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो गया और डिटेल में तो आपने जान ही लिया। अगला क्वेश्चन देखिए 146 नंबर क्वेश्चन है। बोलते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट रिवर फ्लोइंग इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है, फटाफट आप टिक कर देंगे। यमुना नदी सबसे छोटी है। आपके माइंड में एक और क्वेश्चन साथ में आ जाएगा कि सबसे लंबी नदी यहाँ पर बहती है वो है सतलुज नदी। लॉन्गेस्ट रिवर भी आपके मन में आ गया, आपके मन में स्मॉलेस्ट रिवर भी जो है वो आ गया। यमुना नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, क्योंकि उत्तराखंड से ये निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश में ये खादर मांझी नामक
स्थान पर जो है वो एंटर कर जाती है। खादर नामक स्थान पर ये एंटर कर जाती है, हिमाचल को छोड़ती कहाँ पर है, क्योंकि ये बाकी स्टेट्स में बहती हैं। आपको दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे ही जो है वो स्थित है। तो आपने ध्यान रखना है कि ताजेवाला नामक स्थान पर जो है वो हिमाचल प्रदेश को छोड़ भी देती है, यहाँ से छोड़कर निकल जाती है। हिमाचल प्रदेश में इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी बन जाती हैं? तो बहुत सारी सहायक नदियाँ इसकी बनती हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि टॉन्स हो गया, पब्बर हो गया, गिरी हो गया, आंध्रा हो गया, असनी हो गया, जलाल हो गया। ये सारी की सारी जो है वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। अभी हमने मिशनलाइज में कल परसों ही क्या क्वेश्चन पढ़ा था, कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन तो हम वीडियो भी नहीं बना पाए। हमने पढ़ा था कि जलाल नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो जलाल नदी के बारे में अगर हम बात करें कि जलाल नदी ये यमुना की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये धराती रेंज से जो है वो निकलती है। ये हमने टेस्ट सीरीज में शायद क्वेश्चन डिस्कस किया था, टेस्ट सीरीज का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज ए लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। तो महिलाओं का साक्षरता दर पूछा गया और वो भी सबसे कम पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर जो है वो सबसे कम महिलाओं का साक्षरता दर है। अगर हम बात करते हैं साक्षरता दर की और अगर हम बात करते हैं महिलाओं की साक्षरता दर की, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो डिफरेंस हैं, इन दोनों का पता आपको होना चाहिए। पहले तो हम बात करते हैं कि सबसे कम जो है वो कहाँ पर है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है, तो चंबा जिले में जो है वो सबसे कम लिटरेसी रेट है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि महिलाओं का साक्षरता दर जो है वो सबसे कम कहाँ पर है, तो महिलाओं का साक्षरता दर जो है वो सबसे कम कहाँ पर है, वो भी चंबा जिले में ही जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। जरूरी नहीं कि एग्जामिनर हर बार इसी तरह के घिसे पिटे क्वेश्चन पूछे। आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी एग्जाम की, आप तैयारी कर रहे हैं अलाइड एग्जाम की, तो उन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितना है, सबसे कम वाला पूछ सकते हैं। तो चंबा जिले का सबसे कम है और 61.7% जो है वो ये है महिलाओं का सबसे कम। अब पूरे डिटेल से एक बार फिर से बात करेंगे। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के लिटरेसी रेट की। तो हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो है 82.80। हम बात करेंगे मेल लिटरेसी रेट की, तो मेल लिटरेसी रेट है 89.5%। और अगर हम बात करेंगे फीमेल लिटरेसी रेट की तो ये है 75.9%। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि अगर हिमाचल का लिटरेसी रेट 82.80 है, परंतु यहाँ पर यही क्वेश्चन बन सकता है सेम कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का है, सबसे कम कहाँ का। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा है 88.2%, सबसे कम जो है वो चंबा जिले का है वो है 72.2%। उसी तरह बात क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मेल लिटरेसी रेट कितना है। मेल लिटरेसी रेट है 89.5% हिमाचल प्रदेश का। अच्छा, इतना याद रख लें यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट, मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, चंबा जिले का अगर फीमेल लिटरेसी रेट पूछा जाए कितना है वो भी पता होना चाहिए। ये मैंने बता दिए, थोड़ा सा आगे पीछे ज़रूर डाटा आज हुआ है, परंतु मैंने बता दिया आपको, इतना ज़रूर याद रख ले। आपने पहले भी नोट ये डाटा किया होगा क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। बोलते हैं रिसेंटली हाउ मच इंसेंटिव वाज अप्रूव्ड बाय हिमाचल प्रदेश कैबिनेट एज इंदिरा गांधी सम्मान निधि टू ऑल एलिजिबल वुमेन ऑफ स्पीति। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने जो है उस स्पीति की सभी जो पात्र महिलाएं हैं उनको इंदिरा गांधी सम्मान निधि के रूप में कितनी धनराशि देनी जो है वो स्वीकृत की है। देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ना सबसे एक वादा किया गया था इलेक्शंस के टाइम में कि सभी महिलाओं को जो है वो 1500 रुपया दिया जाएगा, सभी महिलाओं को दिया जाएगा हिमाचल की जो अनएम्प्लॉयड है एक तरह से। तो उनको तो नहीं दिया गया अभी तक, परंतु स्पीति की महिलाओं को सबसे पहले मिल गया, वो 1500 रुपया है अमाउंट। ऑप्शन बी सही आंसर है। 1500 रुपया पर मंथ जो है वो देने की बात कही गई है और स्पीति को जो है वो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है और अब वहाँ की महिलाओं को मिल भी गया होगा अभी तक। तो ये हमने गिरिराज पत्रिका में भी उस टाइम क्वेश्चन जो था वो पढ़ रखे थे। अभी देखो, गिरिराज पत्रिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे एग्जाम्स के लिए, तो अभी हम गिरिराज पत्रिका का ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में भी हेल्प करेगा। क्वेश्चन आपके लिए ये है एशियन गेम से जुड़ा हुआ कि एशियन गेम्स में जो है वो विशाल भारद्वाज के द्वारा जो है वो पार्टिसिपेट किया गया था। कबड्डी के ये प्लेयर थे। अब ये आपको बताना है कि ये कौन से जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। तो हिमाचल से थे, इन्होंने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। मेन टीम में थे ये कबड्डी की और मेन टीम कौन सा मेडल जीत के लाई थी और इनको कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया है और ये कहाँ से संबंध रखते हैं वो सारा आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। टेस्ट सीरीज तो आपको मिल ही जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, यहाँ पर उसके लिंक मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम पर, तो आपको PDFs भी मिल जाएंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।